तो इसके प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हम पिछले जो पीरियड जो ले रहे थे उसमें ये देखा गया था कि गोली जो दर्पण होती है उसमें प्रतिबिंब रचना कैसे होती है, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं के बारे में देख रहे थे। जैसे बताया गया था कि दर्पण की ध्रुव क्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मुख्य अक्ष हम किसको कहेंगे, फोकस दूरी किसको कहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। तो अवतल, चूंकि हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के दर्पण है, एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो इन दोनों दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनती है उस बनने के लिए कुछ नियम होती है, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम। यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अपने को कुछ नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसी नियम का अनुसरण करते हुए अपने को प्रतिबिंब का निर्माण करना है। ठीक, तो प्रतिबिंब रचना के नियम में हम सबसे पहला जो बिंदु लेते हैं वो बिंदु ये है कि जब कोई भी अवतल दर्पण के लिए बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम में प्रतिबिंब रचना के नियम। तो इसके मुख्य रूप से 4 नियम होती है। पहला नियम ये कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसकी फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, जैसे पहला नियम में हम देख रहे हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकस, ये हो गई उसकी वक्रता केंद्र। ठीक, अब यदि प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद में परिवर्तित होगी, परिवर्तित होने के बाद में कहाँ से गुजरेगा, ये उसकी फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये पहला नियम अपने को ध्यान में रखना है। समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसकी फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। क्लियर हो गया। दूसरा इधर से भी हम ले सकते हैं, जैसे ये प्रकाश किरण गुजरा, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तित हुआ, इसकी फोकस से होकर के ये वापस जाएगी, तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बन रही है, फोकस पर बन रही है। कहाँ पे बन रही है, फोकस पर। क्लियर हो गया। ये किस कंडीशन पे है, अवतल की स्थिति में। यदि इसी को हम उत्तल की स्थिति में देखें तो उत्तल दर्पण की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। ये इसके मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रकाश किरण कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है ना, तो यहां से ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी, यहां से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। चूंकि ये इसकी मुख्य फोकस है तो इसको यदि हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको यदि हम इधर आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। पहले वाले कंडीशन पे यहाँ पे क्या बन रहा है, वास्तविक की स्थिति है, दूसरे वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पर आभासी की स्थिति में है। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण कैसे लग रही है कि फोकस से होकर के गुजर रही है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर परावर्तित होने वाले जो प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है। यहाँ पर क्या है, फोकस से आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रही है। ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। समझ में आ गया। पहला नियम क्लियर हो गई। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसकी फोकस से होकर के गुजरेगी अवतल की स्थिति में, उत्तल की स्थिति में उसकी फोकस से आते हुए प्रतीत होता है। ये पहला नियम है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। इसी में हम दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। दूसरा बिंदु इसमें यह है ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। दूसरा स्थिति जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे, वक्रता केंद्र ये है, ठीक है ना। यहां से यदि प्रकाश किरण क्या होती है, गुजरती है, ये ऐसा, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी दिशा पे क्या होगी,
परावर्तित होगी, मतलब ये प्रकाश किरण इस दिशा पे गया तो इसी दिशा पे क्या होगा, ये वापस भी होगा, मतलब ये इस तरीके से ऐसा। ठीक है, यहां से भी हम ले सकते हैं। समझ में आ गया। तो दूसरा नियम कहता है कि यदि प्रकाश किरण उसकी वक्रता केंद्र से गुजरे तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात उसी दिशा पे वापस लौटती है। ठीक है, उत्तल की स्थिति में क्या होगा, इसको हम ऐसा डॉटेड लाइन में ले लेते हैं। ठीक, तीसरा नियम ये कहता है इसमें कि यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाए, ये इसकी फोकस है, यदि प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ये 3 नियम है। इसी तीनों नियम को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए अपने को अवतल और उत्तल के लिए क्या करना है, प्रतिबिंब रचना का निर्माण करना है। क्लियर हो गई। एक बार पुनः रिपीट कर दें। पहला टॉपिक या पहला बिंदु ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो दर्पण से टकराने के बाद उसकी फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र की दिशा में ही क्या होगी, परावर्तित होगी। तीसरा नियम इसमें यह कहता है कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के गुजरती है दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, एक और है जिसको हम कहते हैं कि यदि प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, दर्पण के ध्रुव मतलब ये वाला बिंदु, प्रकाश किरण यदि दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो तो जो परावर्तित होने वाली जो किरण होगी वो दूसरे तरफ जितने आपतन कोण पर यहाँ पर आपतित होगी उतने ही कोण से यहाँ पर क्या बनाएगा, परावर्तन कोण का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से 4 नियम है प्रतिबिंब रचना के लिए। इन्हीं चारों नियम को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आगे हम चलते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना। इसकी अलग अलग 6 स्थितियां हो सकती हैं। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। ये ध्रुव हो गया, ये इसकी फोकस हो गई और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। स्थिति क्या है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर। तो अनंत पर है मतलब प्रकाश किरण किधर से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, कहां से गुजरती है, उसके फोकस से होकर के गुजरती है। क्लियर हो गया। तो बनने वाले प्रतिबिंब कहां पर बन रही है, फोकस पर। ठीक है, किस प्रकार की बन रही है, बिंदु आकार की। किस प्रकार की, बिंदु आकार की। वस्तु की स्थिति क्या है, छोटी है। क्या है, छोटी है। वस्तु यहाँ पर रखी कितनी बड़ी है अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राप्त होने वाले जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु से छोटी, उल्टी। वस्तु से छोटी और उल्टी, और कैसी है, वास्तविक। तो पहला स्थिति समझ में आ गया कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगी वो फोकस पर बनेगी, दर्पण के फोकस पर बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु से छोटी होगी। क्लियर हो गया। दूसरा स्थिति,
जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो। वस्तु को हम यहां पर रख देते हैं अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच। ए और ये बी वस्तु है, ठीक है। इससे बनने वाली प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? तो इस रचना से हम देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली, दर्पण से टकराने के बाद में कहाँ से गुजरती है? उसके फोकस से होकर के गुजर जाती है या परावर्तित हो जाती है, ठीक है। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगी? उसके वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आगे की ओर इधर बढ़ जाती है, और जब ये दर्पण तो इधर और बढ़ा देते हैं, इसको दर्पण से जब टकराएगी तो वापस उसी दिशा पे लौट आती है। तो इसका जो प्रतिबिंब है, ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? ए डैश बी डैश पर, अर्थात प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। समझ में आ रही है? प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। ये भी कैसी है? वस्तु से छोटी है, वस्तु से उल्टी है, और क्या है? वास्तविक है। समझ में आ गया? जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच हो तो बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होती है, वस्तु से उल्टी होती है। और कैसे होती है? कैसे होती है? वस्तु से उल्टी और छोटी, वस्तु से उल्टी और छोटी। तो ये दो हो गया। तीसरा इसमें हम लेके चलते हैं जब वस्तु प्रकाश केंद्र पर हो, जब वस्तु प्रकाश केंद्र पर स्थित हो। ये फोकस F, ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है A और इसको हम B कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली, परावर्तन होने के पश्चात उसके फोकस से होकर के निकल गई। दूसरा यहीं से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरेगी, ठीक है, और वहीं से क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहां पर बनेगी? कहां पर बनना चाहिए? कहां पे बनना चाहिए? प्रकाश केंद्र, या जिसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां पर क्या होगा? प्राप्त होगा, ठीक है। डायग्राम में इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ए डैश बी डैश। तो इसकी भी प्रकृति क्या है? वास्तविक है, वस्तु से क्या है? उल्टी है, और वस्तु के बराबर। तो कहने का अर्थ यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी, और वस्तु से क्या बनेगी? उल्टी बनेगी, ठीक है। आगे इसमें हम देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच स्थित हो। इस स्थिति में बनने वाले जो प्रतिबिंब होगी उसकी किरण आरेख बना करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पर प्राप्त होता है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण की फोकस हो गई और ये उसकी वक्रता केंद्र हो गई। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, ये दोनों के बीच में क्या रखा गया, यहाँ पर वस्तु रखी गई। वस्तु का हम नाम दे देते हैं ए और ये बी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पे गई, दर्पण से परिवर्तित होने के पश्चात उसकी फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण उसकी वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी मतलब इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर। क्लियर हो गया। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगी। अनंत मतलब यहाँ पे केंद्र के बाहर। अनंत का मतलब क्या हुआ, केंद्र के बाहर। ठीक है, इसकी भी स्थिति क्या है, वास्तविक है, वस्तु से क्या है, उल्टी है, और वस्तु से क्या है, बड़ी भी है। ये छोटी है, इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर बड़ा बन रहा है। ठीक, आगे जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, ये वस्तु रखी गई है, इससे निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया और उसकी फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण उसकी वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी और उसी दिशा पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर प्राप्त हो रहा है, कहां पर प्राप्त हो रही है, अनंत पर। कहां पे मिलेगा, यहाँ पर अनंत पर। इधर का जो एरिया है ये बाहर चले गया तो इसको हम कहते हैं अनंत। ठीक है, तो इस तरीके से जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनती है, अनंत पर बनती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रतिबिंब वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, एक और स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गई और ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, मतलब ये यहां पर होगी ए और ये बी, ये वस्तु है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें निकलेगी परिवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर के गुजरेगी और एक उसके केंद्र से निकलती है। तो केंद्र से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा पर वापस लौट आती है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण के पीछे का मतलब क्या हुआ, इधर प्राप्त होगी, है ना। इसको यदि हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो
इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर ए बी जो रखा हुआ है वो कहाँ पर बनेगी, इधर कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तभी उसका प्रतिबिंब होगी वो क्या रहेगा, आभासी होगा, और अवतल की स्थिति में बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होती है, वास्तविक ही रहती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट में यदि हम इसका सारांश देखना चाहें तो पहला स्थिति क्या लिया था कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनती है, वास्तविक होती है, उल्टी होती है और वस्तु से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगी, उसके वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तीसरा स्थिति क्या लिया गया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो बनने वाली प्रतिबिंब कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी, वास्तविक होगा और कैसे होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगला स्थिति क्या लिया गया था कि जब वस्तु केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र और कहां पर हो, फोकस के बीच हो, तो इस स्थिति में वस्तु का जो स्थिति होगा वो कहां पर होगी, वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये इसका सारांश है। इसके आगे यदि फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगी, अनंत पर बनेगी, ये भी वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, लास्ट में क्या देख रहे थे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रही मतलब क्या होगा, आभासी होगी और सीधा होगा, वस्तु से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सारांश देखें। आगे हम चलते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनती है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसमें हम देखते हैं पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला टॉपिक क्या लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो यहां पे उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गया, ये उसकी ध्रुव हो गई। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो, तो जो प्रकाश किरण ये इसके परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से परावर्तित होकर ये इस दिशा पे लौट गया। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से परावर्तित होकर इस दिशा पे लौट गई। ठीक, इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको भी यदि हम कहाँ बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रही है, फोकस पर। समझ में आ गया। वस्तु की आकार कैसा है, बिंदु आकार का है। वस्तु की स्थिति कैसी है, सीधी है, और चूंकि पर्दे के पीछे प्राप्त हो रहे इसलिए क्या होगा, ये आभासी होगा। समझ में आ गया। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आभासी बनती है, बिंदु आकार की बनती है और क्या होती है, सीधी होती है। ठीक है, दूसरा स्थिति हम इसमें ले सकते हैं, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो। मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो। और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो मतलब इसको हम
चलिए यहां पर मान के चलते हैं ए और ये बी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें निकली, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होकर के आ रही है। फोकस से होकर के आ रही मतलब ये ऐसा डॉटेड लाइन दे देते हैं, इसको हम पीछे की ओर ऐसा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, पीछे की ओर इसको बढ़ाया तो कहां पर आया, फोकस पर आया। दूसरा, शीर्ष से निकलने वाली जो किरणें हैं कहां पे जाएगी, प्रकाश केंद्र पर। ये प्रकाश केंद्र है सी। ठीक है, और इसी दिशा पर क्या हो जाती है, वापस भी लौट आती है। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, यहां पर प्राप्त हो रही है। यहां पर प्राप्त हो रही मतलब ये, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये ए और बी है तो ये क्या हो जाएगी, ए डेश बी डेश हो जाएगी। मतलब जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित होती है तो उत्तल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसे रहेगी, फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है। फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही मतलब इसकी आकार क्या है, वस्तु से छोटी है। ठीक है, वस्तु से छोटी है अर्थात ये क्या है, आभासी है। ठीक है, और कैसी है, सीधा है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना का भी निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरीके से दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण सभी का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां पे करेंगे। दर्पण का उपयोग में पहला टॉपिक लेते हैं यहां पर, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसे रहती है, वास्तविक रहती है और वस्तु से उल्टी होती है और छोटी होती है। ठीक है, तो इनका जनरली जो उपयोग होती है वो मुख्यतः जैसे दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है उस प्रकार के दर्पण होगी अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर जो वस्तु की स्थिति होती है वो कहां पर होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब कैसे होती है, सीधी, जो कि क्या होता है, आभासी होता है। और आभासी होने की स्थिति में वह वस्तु क्या होती है, सीधी दिखाई देती है। समझ में आ रही है। तो इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में समझ में आ गया, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग कैसे करेंगे। दूसरी स्थिति ये होती है कि डॉक्टरों के द्वारा जो टार्च लाइट होता है, डॉक्टर जो टार्च लाइट होता है ना, जिसमें आंख, कान या गले की स्थिति को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वहां पर भी जो प्रकाश किरण जो फोकस होती है, उस प्रकाश किरण में जो फोकस होने वाले जो प्रकाश है उसकी निरीक्षण के द्वारा क्या करते हैं, उसका प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। तो दूसरा इसका उपयोग हो गया डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान या गले की स्थिति देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हम इसका उपयोग कर सकते हैं टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में। टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे कि जब अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करती है, अपसरित करने का मतलब क्या हुआ, फैला देना। अपसरित मतलब क्या होना, फैला देना। तो जो टार्च का जो सामने का जो लाइट होता है, मतलब जो कांच होती है ना, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैला देगा मतलब बहुत दूर तक क्या होगी,
बहुत दूर तक की स्थिति को या वस्तु की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीका से दर्पण के उपयोग में सबसे पहला उपयोग किसका था, अवतल दर्पण का उपयोग था, जिसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किया जा सकता है, डॉक्टरों के द्वारा आंख कान या गले की स्थिति को देखने के लिए किया जा सकता है, या वाहनों में या टार्च में जो ग्लास लगा रहता है या जो दर्पण लगा रहता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरीका से हम क्या देख सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो मोटर वाहन के पीछे है ना, जैसे मोटरसाइकिल होती है या जो ट्रक होती है, बस होती है, उसके पीछे जो आईना लगा रहता है वह आईना में क्या रहती है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चूंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वो प्रतिबिंब कैसे रहती है, आभासी होती है। ठीक है। आभासी होने के साथ साथ और क्या रहता है, सीधा भी होता है। ठीक है ना। आभासी होने के साथ साथ क्या रहता है, सीधा भी रहता है, कुछ स्थिति में उल्टी भी होती है। ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, मोटर वाहनों में लगे जो दर्पण होगी, जो आईना लगा रहता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो पीछे की जो वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ठीक। तो पहला उपयोग कहाँ पे लिया, मोटर वाहन में। मोटर वाहन में लगे आईना में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग होती है उत्तल दर्पण की, ये होता है जैसे सड़क होती है ना, सड़क में जो खंबे लगी रहती है उसमें भी जो लाइट लगा रहता है उस लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करती है, जो किरणें होती है उसको क्या करती है, फैला देती है या उसको बहुत दूर तक बिखेर देता है। तो जिसके कारण इसका उपयोग गली में या सड़कों में लगी जो खंबे होती है उसमें, उसके लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सभी लोग जानते हो है ना, अपनी चेहरा देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं, या अपनी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये था दर्पण के उपयोग। इसके आगे हम चलते हैं कि दर्पण को हम पहचानेंगे कैसे, या दर्पण की पहचान। दर्पण का पहचान करना। चूंकि हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा क्या है अवतल दर्पण, और तीसरा क्या है उत्तल दर्पण। ठीक है। तीनों दर्पण यदि हमारे सामने उपस्थित है तो हम उसको कैसे पहचानें कि कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। ठीक है। तो इनको पहचान करने की दो विधियां होती है। एक होती है प्रतिबिंब रचना के द्वारा। पहला विधि होती है प्रतिबिंब रचना से। प्रतिबिंब रचना से हम दर्पणों को कैसे पहचानेंगे, तो प्रतिबिंब रचना से दर्पण को पहचान करने के लिए यदि हम देखते हैं कि दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु आभासी बनती है, वस्तु के बराबर बनती है और दर्पण के पीछे बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा और उल्टा बनती है, सीधा वस्तु से बड़ा और क्या बनती है, उल्टा बनती है, तो इस स्थिति में उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए क्या पहचान है कि यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु सदैव वस्तु से क्या बने, सीधा बने या उससे छोटा बने, तो इस स्थिति में दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस तरीके से प्रतिबिंब रचना के द्वारा हम तीन स्थितियों में तीनों दर्पण को पहचान सकते हैं। दूसरा इसे पहचानने की तरीका ये होती है स्पर्श करके। स्पर्श करके, स्पर्श करके मतलब उस दर्पण को हम क्या करेंगे, छू करके देखेंगे हाथों से। ठीक है। तो स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, यदि दर्पण का जो परिवर्ती पृष्ठ होती वो समतल है, समतल है मतलब जैसे इस प्रकार का रहेगा, ऐसा उसका परिवर्ती पृष्ठ जैसे मान लो ये वाला है तो क्या रहेगी, समतल रहेगी, प्लेन रहेगा, तो इसका मतलब कौन सा दर्पण हुआ, समतल दर्पण हुआ। ठीक है। अवतल दर्पण के लिए क्या होगी कि उसका जो पृष्ठ होगी वो क्या रहेगा, धसा हुआ होगा। धसा हुआ मतलब आकृति में हम देखते हैं जैसे इस प्रकार की आकृति रहती है, तो ये उसका धसा हुआ पृष्ठ है।
जो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो अवतल दर्पण का जो पृष्ठ होती है वो कैसे रहती है, धसी हुई रहती है। छू करके देखेंगे तो पता चलेगा बीच से धसा हुआ होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या है, वह उत्तल दर्पण है। ठीक, तीसरी उत्तल दर्पण की पहचान के लिए क्या करेंगे, और उसको यदि हम छू करके देखें तो उसका पृष्ठ जो रहता है वो क्या रहता है, उभरा हुआ होता है। चित्र में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति जैसे लेते हैं। ठीक है, तो उसका ये वाला जो पृष्ठ है ये उसका पॉलिश किया हुआ सतह है, ये उसकी परावर्तक सतह है। तो ये पृष्ठ कैसी है, उभरी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो तीनों को हम यदि हाथ में अपने स्पर्श करें तो पता चल जाएगा कि यदि वह प्लेन है तो समतल दर्पण है, और यदि उसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ है तो वह अवतल दर्पण है, और यदि उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो वह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। क्लियर हो गया। तो इस तरीका से हम दर्पण को प्रतिबिंब रचना के द्वारा भी पहचान सकते हैं, और दर्पण को हम स्पर्श करके या अपने हाथों से छू करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो ये था दर्पण की पहचाने की तरीका, और उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनती है उसकी तरीका। आगे हम चलेंगे गोली दर्पण में फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या और उसकी वक्रता केंद्र में क्या संबंध है। गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध। ठीक, तो गोली दर्पण में जब इसमें संबंध स्थापित किया जाता है तो उसमें एक फार्मूला निकलती है, और उस फार्मूला होता है F = R/2। F = R/2। इस सूत्र का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके लिए चित्र बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, M N, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसकी क्या हो गई, ध्रुव हो गई, ये क्या हो गया, फोकस हो गई, और ये क्या हो गई, उसकी वक्रता केंद्र हो गई। ये दर्पण बना दिया इस तरीके से पॉलिश करके। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुआ, दर्पण से टकराने के पश्चात BF दिशा में परावर्तित हो गई। क्लियर हो गई। और एक इसमें हम क्या डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। ये B और C क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब के साथ में जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, जब ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी क्या होगी, आपतन कोण होगी। इसको भी हम क्या कहेंगे, I कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध स्थापित करने के लिए इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में दिख रही है कि M, P और N एक गोली दर्पण है, गोली अवतल दर्पण है, जिसमें AB प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, दर्पण के बिंदु B से टकराने के पश्चात उसकी फोकस से होकर के क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और BC क्या है, इसमें अभिलंब डालते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में देख रहे हैं कि चूंकि हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो चित्र से हम देख सकते हैं, यहाँ पर
चित्र से ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या होगी, कोण सी बी एफ। सी बी एफ मतलब कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। ये आई और ये आर है, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये कहां से है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। क्लियर हो गया। दूसरा इसमें देखेंगे कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के, बी सी एफ। कोण आई बराबर कोण आई, ये भी आई बन रहा है तो यहां पर भी क्या बन रहा है, आपतन कोण ही बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां से आया, एकांतर कोण, एकांतर कोण की परिभाषा से। ठीक है, एक अंतर बन रहा है यहां पर, ये भी अभिलंब के साथ बना हुआ है, ये भी क्या है, अभिलंब के साथ बना हुआ है। तो एकांतर कोण की परिभाषा से हम जानते हैं कि कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगी, कोण बी सी एफ होगा। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक। यहां पे कुछ त्रिभुज दिख रही है, बी सी एफ एक त्रिभुज है, तो यहां पर हम लेंगे त्रिभुज बी सी एफ में। त्रिभुज बी सी एफ में हम क्या क्या देख रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। समझ में आ रहा है, कोण बी सी एफ बराबर क्या है, कोण सी बी एफ। आई बराबर आर, आई बराबर आर। जब ये दो कोण आपस में बराबर होती है तो इसके सम्मुख जो भुजा है, ठीक है ना, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर क्या हो जाएगी, बी एफ के बराबर होगा। अतः सी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ ले सकते हैं। ठीक है, सी एफ बराबर क्या ले सकते हैं, बी एफ ले सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू बी एफ के जगह में क्या लिया जा सकता है, पी एफ भी लिया जा सकता है। कब, जब ये दर्पण की जो द्वारक है वो क्या हो, छोटा हो। तो यहां पर हम लिखेंगे सी एफ इक्वल टू पी एफ जब दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो। उस स्थिति में सी एफ बराबर क्या हो जाएगी, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, बी एफ के जगह में क्या रखेंगे, पी एफ रखेंगे। क्लियर हो गया। या तो यहां पर क्या लिया गया, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी एफ बराबर क्या ले रहे हैं, पी एफ ले रहे हैं। बी एफ बराबर पी एफ लिया जा रहा है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे पी सी बराबर पी सी, यहां से यहां तक देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है ये दो भागों में बटा हुआ है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात पी सी बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। या इसको हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ।
पी सी की जगह में पी एफ क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए सी एफ बराबर क्या है, बी एफ है, और बी एफ की वैल्यू कितना लिखा जा रहा है, पी एफ के बराबर लिया जा रहा है। समझ में आ रही है? कब? जब दर्पण की द्वारक क्या होती है, छोटी होती है। द्वारक मतलब जहां से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो बी एफ का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी के जगह में हम क्या रख रहे हैं, पी एफ रख रहे हैं। क्लियर हो गया? इसको और आगे बढ़ाएंगे, पी सी इक्वल टू या बराबर पी एफ और पी एफ दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, 2pf, 2pf। और पी सी क्या चीज है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो पीसी बराबर यहाँ पर क्या लिया गया, r इक्वल टू 2pf। pf का मतलब क्या है, ध्रुव से फोकस तल की दूरी। तो ध्रुव से फोकस तल की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, f से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर pf की जगह हम क्या रखेंगे, f रखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पी सी इक्वल टू आर, पी सी इक्वल टू आर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और पी एफ इक्वल टू क्या है, एफ, ये क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। r इक्वल टू 2f, या f का मान हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, या f इक्वल टू r बाई 2, f इक्वल टू r बाई 2। तो यही संबंध था गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और इसी सूत्र को अपने को सिद्ध करना था f बराबर r बाई 2 को। तो इस तरीके से हम गोली अवतल जो दर्पण होती उसमें f इक्वल टू r बाई 2 की रचना यहाँ पर किया। ठीक है, इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण के लिए भी ले सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं, आगे इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। उत्तल दर्पण का चित्र किस तरीके से बनेगी, ये हो गया, ये इसके मुख्य अक्ष है, ठीक। फोकस दूरी f और ये वक्रता केंद्र C। ये प्रकाश किरण आपतित हुआ A B, इस बिंदु से परावर्तित होकर इस दिशा पे चले गया। इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां पे जाएगा, ये फोकस पर। दूसरा सी भी अभिलंब डाले, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रही है वो कोण है I, और ये वाला जो कोण बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, R।
ठीक, ये आपतन कोण है, इनके साथ ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगी वो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। यहाँ पर आपतन कोण बन रही है, यहाँ पर भी क्या कोण बन रही है, आपतन कोण बन रही है। यहाँ पर परावर्तन कोण बन रहा है, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। ठीक है, गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध स्थापित करने के लिए अवतल दर्पण के लिए इसके पहले देखा, अब यहाँ पे देख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए जो सूत्र यहाँ पर निकाला गया था AF = R/2, ये उत्तल दर्पण में भी क्या होती है, लागू होती है। तो इसके लिए यहाँ पर चित्र यहाँ पे बनाई गई है, चित्र यहाँ पे दिख रहा है। इस चित्र में ये एक उत्तल दर्पण है, इसमें AB प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। दर्पण के पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये B एंड दिशा में परावर्तित हो गई। जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर आकर के मिलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर M और ये C, ये क्या डाला यहाँ पर, अभिलंब डाला। तो इस तरीका से अभिलंब के साथ में आपतित किरण आपतन कोण बना रही है, अभिलंब के साथ में जो परावर्तित किरण है वो परावर्तन कोण बना रही है। ठीक है, तो आगे का इसका जो सूत्र जो स्थापना होगा F = R/2, इसको आगे की पीरियड में इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों इसमें देख रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें स्थिति था जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। इसका जो चित्र बना था उसमें हम यहाँ पे त्रुटि देख रहे थे, तो उस त्रुटि को सुधारते हुए यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य अक्ष ये हो गया ध्रुव P, ये हो गई फोकस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी वक्रता केंद्र। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, यहाँ पे मान लेते हैं A और ये B वस्तु है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगी, एक प्रकाश किरण इसके शीर्ष से निकलेगी, दर्पण से परावर्तित होकर ये उसके फोकस से होते हुए सीधे निकल जाती है। दूसरा प्रकाश किरण, इसके शीर्ष से निकलने वाली दूसरा जो प्रकाश किरण है वो दर्पण के जो परावर्तक जो बिंदु है वहां से टकराएगी, और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है जो उसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। तो इस तरीका से हम यहाँ पे जो चित्र बनाएंगे या जो बना रहे हैं यहाँ पे, ये इसका दोनों जो परावर्तित किरण है ये इधर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फैलते जाती है। इसको जब हम पीछे की ओर ले जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है ये, इसको हम ऐसा डॉटेड लाइन से लेंगे, ये यहाँ पे प्राप्त होता है। ये हो जाएगा A' और ये हो जाएगा B'। तो इस तरीके से अवतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब A', B' पर बनता है, जो वस्तु से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें त्रुटि सुधार करेंगे और इस तरीके से चित्र यहाँ पर बनाएंगे। ये प्रकाश किरण की जो दिशा है उसको बता रहे हैं, ये वापस इसी दिशा में आ जाती है। थैंक यू।